जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो साहब, पंजाब में 3 दिवसीय चक्का जाम सकुशल समाप्त हो गया। 3 दिन तक पंजाब के किसानों ने रेलें रोक के रखी, बसें रोक के रखी, ट्रैफिक रोक के रखा, सड़क पे बैठे रहे, रेल नहीं चलने दी, बस नहीं चलने दी, बाकी सब चंगा थी। नो फार्मर नो फूड। तो फार्मर ने साहब रेल रोक दी। अच्छा, आंदोलन 3 दिन से नहीं, मैं तो कहता हूं पिछले 3 साल से चल रहा है। 3 साल से क्यों, और भी ज्यादा लंबे समय से चल रहा है। जब जिसकी मर्जी होती है साहब सड़क पे बैठ जाता है, जब जिसकी मर्जी होती है रेल पे बैठ जाता है। अच्छा, साल भर पुरानी बात है, एक साथ 20 जगह पे लोगों ने रेलें रोक रखी थी। वो एक बंदी छोड़ो आंदोलन चल रहा है पिछले कई साल से। मोहाली में 2 सड़कें रोक रखी हैं, महीनों महीनों चलता है। नो फार्मर नो फूड। अब की बार साहब किसान आंदोलन का मुद्दा क्या है? पहला मुद्दा, 50,000 करोड़ का पैकेज दो किसानों के लिए नॉर्दर्न स्टेट्स में। वाई नॉर्दर्न स्टेट्स भाई? साउथ के जो स्टेट हैं उनकी क्यों नहीं? उड़ीसा में किसान नहीं है, बंगाल में किसान नहीं है, बिहार में किसान नहीं है क्या? तमिलनाडु में नहीं है, केरल में नहीं है किसान? 50,000 करोड़ का पैकेज सिर्फ नॉर्थ इंडिया के किसानों के लिए क्यों? दूसरा, एमएसपी दो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मुझे याद है जब पंजाब का इलेक्शन चल रहा था तो पंजाब का एक लीडर पंजाब में घूम घूम के कहता था, साडी सरकार आन दो, सानू वोट दो, असी 10 मिनटा च एमएसपी लागू कर देवांगे। अब उनसे पूछते हैं कि भैया वो क्या हुआ, आप तो 10 मिनट में एमएसपी लागू कर रहे थे। कहते नहीं नहीं, वो सानू ना गलत फहमी होगी, सानू पता ही नहीं सी एमएसपी हुंदा की है। सानू तो हुण पता लग गया एमएसपी हुंदा की है, एमएसपी होता क्या है। एक इनकी बड़ी पुरानी मांग है, स्वामीनाथन कमीशन को लागू करो। स्वामीनाथन कमीशन कहता है किसान को एमएसपी दो। स्वामीनाथन कमीशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो एमएसपी की तो बात करता है, फसल की, एमएसपी की, पर फसल में भैया एक फसल में 10 किस्म 10 क्वालिटी होती हैं। कौन सी वाली क्वालिटी को एमएसपी दोगे? मैं मनाली में रहता था, तो जब मैं मनाली रहता था तब मुझे पता चला कि असली सेब क्या होता है। हम जलंधर, चंडीगढ़ में, लुधियाने में जो सेब सबसे अच्छा समझ के खाते हैं वो मनाली में 4th D ग्रेड सेब होता है। ये बात हमें तब पता चली जब हमने जिंदगी में पहली बार ही A ग्रेड सेब देखा। मैं मनाली रहता था, सेब का सीजन था, तो मैं तो सेबों के इलाके में ही रहता था। तो जहां मेरा घर था, जो मकान मालिक है हमारा, वो खुद सेब का बहुत बड़ा किसान है। तो हर किसान की अपनी एक फड़ बना लेते हैं वो, जहां पे 2 महीने के लिए टेंट लगा लेते हैं। उस टेंट में वो सारी फसल की लेबर तोड़ तोड़ के लाती है, फिर वहां बैठ जाते हैं। वहां डब्बे पेटियां पड़ी होती हैं और कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं गांव में ही, अपनी फैमिली के ही, तो वो बैठ जाते हैं, तो वो ग्रेडिंग करते हैं। अब ग्रेडिंग कैसे होती है? उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज कलर, फिर साइज, फिर शेप,
फिर टेढ़ा मेढ़ा ऐसे। तो कलर का क्या मतलब होता है? सबसे ज्यादा पैसा मिलता है लाल रंग के सेब को। तो लाल भी कितने % लाल है? आपने देखा होगा सेब थोड़ा सा लाल होता है, थोड़ा सा हरा होता है। काम चलाऊ सा लाल होता है, ज्यादा हरा होता है। तो भैया वो जो काम चलाऊ सा लाल होता है, 40% लाल होता है, 60% हरा होता है, और थोड़ा सा साइज ठीक होता है, इतना बड़ा होता है। वो सेब जलंधर में 100 रुपए किलो बिकता था। तो मुझे मनाली में जाके पता लगा कि ओहो, ये वाला सेब जो है ये तो डी ग्रेड सेब है, डी। फिर मैंने पूछा भैया ए ग्रेड दिखाओ, तो समझ में आया अच्छा ये होता है ए ग्रेड। मैंने कहा यार ये तो कहीं बिकता ही नहीं, हमने आज तक देखा। बोला जी ये एक्सपोर्ट हो जाता है और दिल्ली बंबई के बड़े महंगे महंगे स्टोर्स में बिकता है। ए ग्रेड सेब जो है वो जब फसल ठीक होती है, अच्छा दाम मिलता है जब, तो 80-82 शुरू में नहीं, प्लकिंग जब शुरुआत होती है तब नहीं, जब थोड़ा प्लकिंग चारों तरफ होने लग जाए, रेट शुरू में तो बहुत महंगा बिकता है, 200 रुपए किलो बिकता है। पर जब चारों तरफ फसल आ जाती है तो भी ए ग्रेड से 80 रुपए किलो बिकता है। और आपके शहर में जो रेडियो पे सेब बिकता है वो 10 रुपए किलो होता है। जी हाँ, मनाली में। मनाली इन द सेंस, मैं चूंकि मनाली रहता है इसलिए मेरे मुंह से मनाली था। वैसे एक्चुअली सेब की बेल्ट हिमाचल में मनाली नहीं है, वो शिमला है। जो बेस्ट सेब होता है वो शिमले का होता है। मनाली का सेब तो शिमले के आगे कुछ भी नहीं है। तो सेब में 8, 10, 12 किस्म की क्वालिटी होती है। एमएसपी अगर देने लग जाए सरकार तो कौन सी क्वालिटी पे दोगे आप बताओ? जो फसल शुरू में 200 रुपए किलो बिकती है, 1 महीने बाद वो 80 रुपए बिक रही होती है। तो कौन सी फसल को एमएसपी दोगे, कितना दोगे? 200 रुपए किलो भी सेब बिक रहा है और सेब 10 रुपए किलो भी बिक रहा है। कौन सी? तो स्वामीनाथन कमीशन जो है, इट डज नॉट स्पेसिफाई द क्वालिटी। उन्होंने एक शब्द पकड़ लिया, किसान को एमएसपी दे दो। भैया यही एमएसपी गेहूं चावल में भी, गेहूं धान में भी होती है। 22-24 रुपए किलो का गेहूं भी होता है और एमपी में 46-50 रुपीज केजी भी गेहूं होता है। जबकि एमएसपी एमपी में भी 22-24 ही होता है। पर इसके बावजूद किसान अपना गेहूं अपनी खुद की मार्केटिंग करता है तो 50 रुपए किलो बेचता है। अब तो ऑनलाइन का जमाना आ गया है, ऑनलाइन ऑर्डर्स किसान, मैंने देखा है खुद किसान अपना, वहां पे छतरपुर मध्य प्रदेश में मैं था तो मैंने देखा कि किसान ऑनलाइन ऑर्डर ले रहा था दिल्ली मुंबई से। यहाँ जी कितना गेहूं चाहिए जी? 3 क्विंटल चाहिए। मैं आपको कल परसों की बात बताता हूं। मेरे एक फेसबुक फ्रेंड है लाल सिंह जी राठौर, वो मेड़ता रोड मंडी में थे, मंडी में खड़े थे, तो उन्होंने ऐसे एक पोस्ट डाल दी, मूंग की मंडी है। तो मैंने उनको तुरंत फोन कर लिया, मैंने कहा लाल सिंह भाई मूंग क्या भाव मिल रही है? तो उन्होंने कहा जी 60 से 90। अच्छा, मैंने कहा साबुत मूंग थी, हरी वाली। मैंने पूछा 60 रुपए? बोला हाँ यार वो दाने दाने पे डिपेंड करता है ना, कभी बरसात में गीला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मैंने कहा एक काम करो फिर 90 रुपए किलो वाली जो है 10 किलो मूंग साबुत मेरे लिए भेज दो। मैंने 10 किलो मंगाई, अभी परसों की बात है। तो भैया मूंग भी 60 रुपए से लेके 90 रुपए किलो बिक रही है होलसेल मंडी में। अब एमएसपी किस पे दोगे सरकार, आप बताइए? तो एमएसपी के लिए आंदोलन हो रहा है। एक दूसरा मुद्दा, एमएसपी, किसान को एमएसपी चाहिए ना, तो जो टमाटर उगाता है वो किसान है कि नहीं है? पोल्ट्री फार्मर किसान है कि नहीं है? अंडे जो मछलियां पकड़ रहा है वो किसान है कि नहीं है? जो खरबूजे की खेती कर रहा है वो किसान है कि नहीं है? आप बताइए। तो गेहूं के किसान को एमएसपी चाहिए, खरबूजे के किसान को क्यों नहीं चाहिए भाई? घिया, तोरी, कद्दू और बैगन उगाने वाले किसान को एमएसपी क्यों नहीं दे रहे हो? वो किसान नहीं है। टमाटर कभी 5 रुपए, इस बार इसी सीजन की बात बता रहा हूं। मैं सोनीपत में था एक जगह, तो वहां पे सामने से रेडी वाले जा रहे थे, मैंने पूछा क्या भाई क्या है? बोला जी 13 किलो टमाटर लगा रखे हैं, 5 रुपए किलो भी नहीं बिक रहा। यस, सोनीपत जिले में, जबकि सोनीपत से मात्र 20 किलोमीटर दूर
आजादपुर सब्जी मंडी थी, जिस जगह मैं खड़ा होकर बात कर रहा था वहां से 26 किलोमीटर दूर आजादपुर मंडी है दिल्ली की। 5 रुपए किलो भी टमाटर नहीं बिक रहा था। बम्पर प्रोडक्शन था, इतना प्रोडक्शन था कि मंडी से संभाल ही नहीं रहा था टमाटर। और उसके बाद वही टमाटर 200 रुपए किलो मिला, 200 रुपए किलो, 300 रुपए किलो बिका, तो सब हाय हाय बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। तो भैया वो जो 5 रुपए किलो जिस किसान ने टमाटर लगाया था और जिसका 5 रुपए किलो भी नहीं बिक रहा था, उसको एमएसपी क्यों नहीं दोगे? वो किसान नहीं है। तो किसी किसान आंदोलन के किसी नेता ने टमाटर के लिए एमएसपी मांगी? तो क्या ये सिर्फ गेहूं और धान या कुछ चुनिंदा 4, 6, 10 फसलें उगाने वाले किसानों का षड्यंत्र नहीं है? आप बताइए ना कि वाई नॉट एमएसपी फॉर टमेटोज? पपीता उगाने वाले किसान, केला उगाने वाले किसान, प्याज उगाने वाले किसान, आलू उगाने वाले किसान को एमएसपी दोगे कि नहीं दोगे? कभी आलू 5 रुपए किलो बिकता है, कभी आलू 14 रुपए किलो बिकता है। तो आज तक किसी किसान नेता ने बात की? इसके अलावा उनके क्या मुद्दे थे? तब मैं आपको थोड़ा, मैंने आज पॉइंट्स बना रहे हैं। फ्लड का कंपनसेशन मांग रहे हैं, अभी पंजाब में जो है बाढ़ आई थी, ये एक जायज़ है और ये सरकारें अपने आप करा लेती हैं। आजकल तो सरकार के पास टेक्नोलॉजी है, ड्रोन से सर्वे कराती हैं, किसान जो पटवारी होता है वो अपनी रिपोर्ट लगाता है, मुआवजा खाते में आ जाता है। ये एक जायज़ मांग है, इसके लिए किसी आंदोलन करने की जरूरत नहीं है कि देयर इज अ सिस्टम विच एग्जिस्ट्स, ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, इस पे कंपनसेशन अपने आप मिलता है। इसके बाद उन्होंने एक बहुत कंट्रोवर्शियल डिमांड रखी हुई थी। सब पिछले जो दिल्ली में जो आंदोलन हुआ था उसमें 700 लोग शहीद हुए थे, तो उनको शहीद का दर्जा दो, उनको कंपनसेशन दो, उनके आश्रितों को पंजाब सरकार नौकरी दे, दिल्ली सरकार। पहले तो यार हमें ये नहीं समझ में आया कि किसान आंदोलन में दिल्ली में ऐसा क्या हुआ था कि 700 लोग मर गए? गोली चली, क्या हो गया वहां, कोविड फैल गया, हैजा हो गया, आखिर 700 लोग थोड़े नहीं होते। कारगिल युद्ध में नहीं मरे थे 700 लोग, किसान आंदोलन में 700 लोग मर गए। और भैया मरे कैसे भाई? कॉज ऑफ डेथ भी तो लिखोगे। और ये 700 की फिगर आई कहां से? उन 700 लोगों के लिए आपको मुआवजा चाहिए, उनको शहीद का दर्जा चाहिए। कौन सा भैया शहीदी वहां काम कर रहे थे? किस चीज में शहीद हो गए? वहां कर क्या रहे थे किसान आंदोलन वाले जो है सिंह बॉर्डर पे बैठ के जो शहीद हो गए? भाई शहादत का एक कॉज भी तो चाहिए। और कौन लोग, अच्छा लू लग गई यार, वो किसान कौन सा है जिसको लू लग जाती है? ठंड में मर गए। किसान कब से ठंड में मरने लग गया? और खुले वहां तो एसी हट्स बनी हुई थी, वहां तो शानदार लंगर चल रहे थे जिसमें काजू बादाम के लंगर चल रहे थे, हैं, रजाइयां गद्दे पड़े थे, फर्स्ट क्लास एसी टेंट लगे हुए थे, शानदार पंडाल लगे हुए थे। तो किसान लू से नहीं मर सकता? वहां तो पंखे, कूलर और एसी चल रहे थे, ठंड से नहीं मर सकता, तो मरा कैसे? कौन लोग थे, कौन लोग भेजे थे? तो मेरे एक दोस्त है, वो कहते हैं कि ये आप तक कनेडे ने तुर जंदे या जवान पीढ़ी तो सारी कनेडे को चली गई है या नशे करके पड़ी है पंजाब में। बुढ़े बे भेज देंगे ने, कभी दिल्ली भेजते, कभी सड़कों से बिठाते, कभी रेल लाइनों से बिठाते। बुजुर्ग बेचारे यहां छोड़ गए, आप कनेडे में तुर गए। वो बुजुर्ग आके रेल पटरियों पे बैठ जाते हैं हर 3 महीने पे, फिर कहते हैं पंजाब में नौकरी नहीं है, पंजाब में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अरे भैया जब तुम हर 3 महीने पे एक एजुटेशन करोगे, हर 3 महीने पे कोई न कोई बड़ी फैक्ट्री बंद करा दोगे, हैं, साल साल जो है लोगों के फैक्ट्रीज नहीं खुलने दोगे, तो कौन उद्यमी तुम्हारे यहाँ उद्योग लगाने आएगा भाई? कौन आएगा तुम्हारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके? कौन 1000-2000 करोड़ रुपए लगाएगा? क्या गारंटी है कल को वो चलेगा कि नहीं चलेगा? एथेनॉल के प्लांट यूपी और एमपी में, कहते हैं कि एमपी और यूपी ये 2 स्टेट जो हैं
एथेनॉल के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स बनने जा रहे हैं अगले 2 सालों में, कुछ हद तक बिहार भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मक्की और ऐसे स्टार्च वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जिनसे एथेनॉल बनाया जाता है। और भारत सरकार की पॉलिसी है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स करके गाड़ियाँ चलाई जाएं, जिससे कि हमारा इंपोर्ट बिल कम हो और भारत में कृषि प्रोडक्ट से पेट्रोल एथेनॉल बनाया जा सके। पंजाब में 10 फाइलें रेडी पड़ी हुई हैं, रेडी, मतलब उन्होंने सारी क्लियरेंस लेके 125, 150, 200 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है एथेनॉल का। पंजाब के उद्यमियों ने 10 फाइलें रेडी हैं, कोई बैंक लोन नहीं दे रहा। कहता जी पंजाब में, बैंक कहता है कि पंजाब में लोन देना बहुत रिस्की काम है, कल नू क्या पता आपके दरवाजे पर कोई किसान जथेबंदी आके बैठ जाए, असी नहीं चलन देना एथेनॉल प्लांट, क्या करोगे? कल को जहां आप एथेनॉल प्लांट बना रहे हैं वहां पे कोई किसान जत्थेबंदी आ जाए, ये किसान की जमीन वापस करो, असी नहीं देंगे 10 करोड़ 10 एकड़ जमीन, एथेनॉल वाले हमारा पानी खराब कर रहे हैं। जैसे वो मेलबोरो इंडस्ट्रीज जो डिस्टिलरी थी उनको बंद करा दिया ना, ये हमारी जमीन का पानी खराब कर रही है। किसी एथेनॉल प्लांट वाले के दरवाजे पे आके बैठ गए तो भगवंत मान की सरकार तो हटाएगी नहीं। तो बैंक कहता है मैं अपना 100-150 करोड़ रुपए का रिस्क क्यों लूं? कोई बैंक पंजाब में एथेनॉल प्लांट को फाइनेंस करने को तैयार नहीं है। ये है आपकी रेपुटेशन पंजाबियों। तो सारे उद्यमियों ने वो प्लांट्स यूपी और एमपी और कुछ ने बिहार शिफ्ट कर दिए, मतलब बिहार जाना मंजूर है, पंजाब में कोई उद्योग उद्यम नहीं लगाने का रिस्क ले रहा। क्यों? ਤੁਹਾਡਾ की पता कदों तुसी आके धरने से बह जाना। ये है कड़वी सच्चाई आपके किसान आंदोलनों की। और सुनिए, फिर कहते हैं लोन माफी कर दो, 2024 का चुनाव आ रहा है तो किसान कहते हैं कि हमारे जितने कृषि लोन है सब माफ कर दो। ये सरेआम केंद्र सरकार की, बीजेपी गवर्नमेंट की ब्लैकमेलिंग है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है किसान आंदोलन के नाम पे। अच्छा, ये बड़े गर्व से जब ये पिछला किसान आंदोलन होता था तो बड़े अपनी गाड़ियों के पीछे नो फार्मर नो फूड। अरे भैया, ये देश ही नहीं रहा, ये अगर पंजाब ही नहीं रहा तो नो पंजाब नो फार्मर हो जाएगा। अगर आप इसी तरह राष्ट्र से खिलवाड़ करते रहे, इसी तरह राष्ट्र को बंधक बनाते रहे, इसी तरह साल साल भर की हड़तालें करते रहे तो कल को नो पंजाब हो जाएगा, नो पंजाब नो फार्मर नो फूड। उसके बाद कल को ये राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो नो इंडिया नो पंजाब नो फार्मर नो फूड हो जाएगा। इसी तरह अगर आप देश को ब्लैकमेल करते रहे किसानी के नाम पे, किसान होने के नाम पे, ये देश की ब्लैकमेलिंग बंद कीजिए। अच्छा, अब इस किसान आंदोलन का एक और एंगल निकल के आ रहा है जो डिस्कस हो रहा है। कहीं ये किसान आंदोलन कनाडा वालों के इशारे पे तो नहीं हो रहा? भाई, मोदी सरकार ने ट्रूडो सरकार को होटल लाइन लगा दिया है। आज ट्रूडो पूरी दुनिया में अलग थलग कर दिया गया है और ट्रूडो को मजबूरन खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ रहा है, चाहे अधूरे, आधे अधूरे, बेमन से ही ले रहा है पर लेना पड़ रहा है। एक गुरुद्वारे के सामने जो एंटी इंडिया, जो खालिस्तानी जो बैनर पोस्टर लगे हुए थे, निज्जर के बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, वो हमने पिछले दिनों देखा कनाडा सरकार उतरवा रही है। तो कहीं ये कनाडा में बैठे हुए खालिस्तानियों के इशारे पे तो नहीं हो रहा? पहला सवाल। दूसरा सवाल,
मैं पिछले बहुत दिनों से देख रहा हूं, करीब 10 दिनों से सोशल मीडिया इज फुल ऑफ वीडियोस जहां खुद पंजाब कनाडा में बसे हुए पंजाबी वीडियो डाल डाल के कह रहे हैं कि ओपरा हो इत्थे बहुत बुरा हाल है, इत्थे भुखे मर रहे हैं, इत्थे ये हो गया वो हो गया, खान नू रोटी नहीं हैगी, हफ्ते च एक ब्रेड का पीस मिल रहा, इत्थे ना आयो, अपने बच्चे ना भेजो, अपनी धियां ना भेजो। कल तो एक वीडियो मैंने देखा जिसमें वो लड़का कहता मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हो के एक गल कह रहे हो कि 30 तो 40% कुड़ियां इत्थे देह व्यापार च लिप्त हैगियां, देह व्यापार में लिप्त हैं, देह व्यापार करके किसी तरह अपना गुजारा कर रही हैं 30 से 40% लड़कियां। मैं इस बयान को एंडोर्स नहीं कर रहा हूं, पर खुद पंजाबी ऐसे बयान दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे भरे पड़े हैं। तो कुछ जो टिप्पणीकार है, विश्लेषण करता है, वो ये बोल रहे हैं कि ये भारत सरकार जो है कनाडा के $4 बिलियन के इंटरनेशनल स्टूडेंट व्यापार, इंटरनेशनल स्टूडेंट की जो इकोनॉमी है सिर्फ भारत से $4 बिलियन की है। तो भारत सरकार कनाडा के इस $4 बिलियन पर हमला कर रही है। हिंदुस्तान का अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा न जाए तो $4 बिलियन का नुकसान है। $4 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। तो कहीं उसको काउंटर करने के लिए कनाडा के इशारे पे तो ये इस देश में फिर से किसान आंदोलन तो नहीं शुरू कर रहे हैं? और बड़ा जायज सवाल है साहब, इस पर विचार करना चाहिए। उसके बाद केजरीवाल जी पे भी तलवार लटक रही है। केजरीवाल के 2 गुर्गे पिछले सालों से जेल में पड़े, उनकी आज तक जमानत नहीं हुई। एक वो सत्येंद्र जैन है और एक बार वो मनीष सिसोदिया। केजरीवाल पे भी विभिन्न डिपार्टमेंट्स की जांच चल रही है, सीबीआई जांच चल रही है। केजरीवाल का शीश महल खतरे में है, और शीश महल के अलावा पता नहीं किस किस डिपार्टमेंट में जो है केजरीवाल के खिलाफ जांच चल रही है। इवन वो जो शराब घोटाला है उसमें भी चल रही है। तो कहीं केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल की पार्टी की सरकार पंजाब में, तो कहीं केजरीवाल के इशारे पे तो नहीं ये आंदोलन हो रहा फिर से? ये सारी बातें गौर करने वाली हैं। और पंजाबियों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि आपने पंजाब की इमेज देश और दुनिया में क्या बना दी है। आपने पंजाब को एक अशांत क्षेत्र बना दिया है, जहां हर साल एक बड़ा एजिटेशन और हर 5-10 साल पे खालिस्तान का जन्म बोतल से निकल के बाहर आ जाता है। अभी पीछे आपको याद होगा जब अमृतपाल सिंह जी पंजाब में उत्पात कर रहे थे, तो पंजाब में क्या माहौल बना हुआ था। वो तो भला हो पंजाब सरकार का और केंद्रीय एजेंसीज का कि उनको पकड़ के जो है डिब्रूगढ़ भेजा है, तब पंजाब में थोड़ी सी शांति आई है, नहीं तो कितना टेंस माहौल हो गया था। हाँ जी। तो इतने टेंशन में, इस तरह की अराजकता में, जहां लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज ही नहीं है, जहां गैंग वॉर सरेआम हो रही है, जहां लोगों को दौड़ा के ऐसे ही गोली मार दी जाती है, कौन समझदार आदमी निवेश करने आएगा? फिर आप कहते हो यहाँ पे जॉब्स नहीं है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है। अरे भैया, रोज इसी तरह झगड़ा फसाद, रोज एजिटेशन करोगे तो कहाँ से फ्यूचर आएगा? फिर वही बात है, अपने बच्चे तो कनेडे भेज दिए हैं, घल दिए हैं, आप पटरियों पे आके बैठ गए हैं। अच्छा, जब ये पटरी पे बैठ जाते हैं तो इनकी खेती बाड़ी तो जो चल रही है, झोना लगा हुआ है वो तो लगा हुआ है। जब ये पटरी पे आगे बैठ जाते हैं तो नुकसान तो देश का हो रहा है ना। इनके खेती बाड़ी में देखिए, जब भी कोई एजिटेशन होता है, खेती बाड़ी को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। देश में कोविड आया, सारी दुनिया बंद हो गई, खेतों में फसल तो खड़ी थी। बट फार्मर कैन नॉट बी सो इररिस्पॉन्सिबल। वो राष्ट्र के प्रति भी जिम्मेवार है। आपका इंटरेस्ट सिर्फ आपकी फसल और खेती बाड़ी नहीं होनी चाहिए, आप राष्ट्र के प्रति भी जिम्मेवार हैं। आप राष्ट्र के एक जिम्मेवार नागरिक हैं। अपने उन कर्तव्यों को मत भूलिए। वो नो फार्मर नो फूड वाला जो
जो आपका नारा है ना, उसमें है राष्ट्र पहले है। राष्ट्र रहेगा तभी फार्मर रहेगा और तभी फूड रहेगा। नो राष्ट्र नो फार्मर। जिस दिन ये राष्ट्र नहीं रहेगा तो फार्मर भी नहीं रहेगा, इस तथ्य को समझिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।